का तमाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। आज मनी सेंट्रल थोड़ा सा विलंब से, कुछ तकनीकी कारण ऐसे थे जिनकी वजह से आज आपका ये फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल थोड़ा विलंब से शुरू हो रहा है। खबरों का विश्लेषण करेंगे। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो से नहीं बल्कि हैदराबाद से मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको हर रोज की तरह बताते हैं ऑन द शो आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं। तो आज जैसा हमने आपसे कल कहा था कि हम जीडीपी के आंकड़ों को टटोलेंगे, खंगालेंगे, बताएंगे आपको कि क्या खास है। तो शुरुआत होगी क्यों सुस्त पड़ी आर्थिक विकास दर, अब कैसे हासिल होगा 7% ग्रोथ का सपना, फिर भड़क सकती है खाद्य महंगाई, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। 8 महीने बाद क्यों महंगा हुआ सिलेंडर, ये जानेंगे। शेयर बाजार में क्यों है इतनी बेचैनी और नए कर्ज से क्या बनेगी अदानी समूह की बात। अदानी समूह को ऐसे संकेत मिले हैं कि नया कर्ज बाजार से मिल सकता है। कौन ये कर्ज दे रहा है, क्या शर्तें हो सकती हैं, किस काम आएगा ये कर्ज, उभरेंगे या और उलझ जाएंगे अदानी समूह में, ये देखना होगा, जानना होगा। हालांकि शेयर बाजार में बीते 2 दिन से अदानी स्टॉक्स में कुछ तेजी दिखी है। आज क्या हाल रहा, किन कंपनियों का क्या हाल था, ये सब हम आज आपको बताएंगे। शुरुआत जीडीपी के नंबरों के साथ। मंगलवार को सरकार की तरफ से दिसंबर तिमाही के ग्रोथ आंकड़े जारी किए गए। दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.4% दर्ज की गई। दिसंबर तिमाही के दौरान मैन्युफैक्चरिंग में आई गिरावट, कमजोर निजी खपत और सरकार की तरफ से पूंजीगत खर्च में कमी की वजह से जीडीपी ग्रोथ धीमी रही। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ नेगेटिव 1.1% रही। कृषि और खनन दोनों की ग्रोथ 3.7% रही। तीसरी तिमाही में जहां थोड़ा सा सुधार दिखा वो था कंस्ट्रक्शन सेक्टर और सर्विस सेक्टर, यहां थोड़े से नंबर बेहतर दिखे। सर, पहला सवाल जीडीपी ग्रोथ पर ही, 4.4% ग्रोथ क्यों रह गई, इतनी सुस्त क्यों रह गई। अब तो सब कुछ खुल गया है, कोरोना से हम वापसी कर चुके हैं, सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों कि ये ग्रोथ जो है वो 4.4% पर ही अटक गई। शुभम, ऐसा लगता है जैसे कि रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को ज्यादा गहराई से समझा था, और इसलिए अगर आप रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में जो आए आकलन माने तो उनके हिसाब से साल की 2 दूसरी तिमाहियों में, यानी आखिरी 2 तिमाहियों में, अगले 6 महीनों में भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट की संभावना थी। कारण उसके उस समय भी बहुत स्पष्ट नहीं थे, लेकिन ये माना जा रहा था कि जो मोमेंटम कोविड से उबरने के बाद बना था अर्थव्यवस्था में वो बरकरार नहीं रह पाएगा। और आंकड़े जो भीतर से उतर कर निकल कर आ रहे हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि पहली तिमाही जहां कब दहाई के अंकों में हमने आर्थिक विकास दर देखी थी, जो तेज रिकवरी दिखाई दे रही थी, उसके बाद एकदम तेज ढलान आई है। और चूंकि हम लगातार इन आंकड़ों पर नजर रखते हैं पूरे साल से, तो अब मासिक के आधार पर भी अगर आप आंकड़े देखें या जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा आता वो भी हमें ये बता रहा था लगातार कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मांग नहीं आ रही है। कंपनियां इसकी शिकायत कर रही थी, कंपनियों के पास डिमांड नहीं थी, जो बड़ी खपत के हिस्से थे वहां से बड़ी डिमांड नहीं आ रही थी। तो अब इन आंकड़ों के भीतर अगर आप देखें तो एक तो जो पेंटअप डिमांड जो भी कही जा रही थी, तथाकथित सो कॉल्ड पेंटअप डिमांड की, जो कोविड के दौरान नहीं मिली थी, वो निकलने वाली थी, उसका असर खत्म हो गया। दूसरी चीज है कि कृषि की तरफ से 3.7% की विकास दर को अगर आप अलग हटा दें तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मिलकर अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी बढ़ोतरी जोड़ नहीं पाया इस तिमाही के दौरान। सर्विसेज ने थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई है। अब यहां से जो ढांचागत चुनौती अर्थव्यवस्था के अंदर दिखाई दे रही है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जितने भी इंजन फायर कर रहे थे अर्थव्यवस्था के कोविड से उबारने की स्थिति में, वो अब धीमे धीमे सुस्त पड़ रहे हैं। पर इन इंजन्स में भीतर 2 चीजें और महत्वपूर्ण है। केवल उत्पादन ही नहीं गिर रहा है, खर्च भी गिर रहा है। खर्च के जो दोनों हिस्से हैं, पहिए हैं, एक पहिया है सरकार का खर्च और एक हमारा आपका निजी खर्च, दोनों में गिरावट आई। सरकार के पूंजी खर्च में भी गिरावट आई। सरकार ने जैसा हमने पहले भी कहा था कि सरकार भी थक रही है क्योंकि सरकार के बजट पर अपना दबाव है। तो इस तिमाही में सरकार का पूंजी खर्च भी घटता दिखाई दिया। इस तिमाही में प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो लगातार गिरा हुआ वो तो था ही, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की रफ्तार सामने बढ़ती नहीं दिखाई दी। अब यहां से वो तीसरी तिमाही है जहां एकदम आर्थिक विकास दर 5% से नीचे खिसक जाती है। और जब 5% से नीचे अर्थव्यवस्था की विकास दर खिसकती है तो उसके बहुत सारे कई अलग अलग असर होते हैं कि लोगों की आय बढ़ने की दृष्टि से, बाजार में मांग की दृष्टि से। सर, अगर इन आंकड़ों को अंदर घुसे देखें, जैसे आपने बताया कि खपत टूटी है, उत्पादन की और खपत की स्थिति और अगर बेहतर तरीके से समझना चाहें तो कैसी तस्वीर उभरती दिखती है।
अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में दो हिस्से दिख रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा है ऊपर का, जहां आप एक स्पष्ट रूप से कैश रिकवरी देख सकते हैं। एक बड़ा हिस्सा है, जैसे कि अगर आप एविएशन के आंकड़े देखें तो विमान में यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ी है, एयरपोर्ट्स के ऊपर कतारें लंबी है। अगर आप प्रीमियम उत्पादों की बिक्री देखें तो उनकी बिक्री में कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखाई दिया, बल्कि उसमें बढ़ोतरी भी दिखाई दे रही। अगर आप होटल्स की बुकिंग देखें तो उनमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही। लेकिन जैसे ही आप वहां से नीचे उतरते हैं और बड़े मास स्तर पर बिक्री के आंकड़े देखते हैं, खपत के आंकड़े देखते हैं, तो आपको दिखाई देता है कि जहां से दरअसल डिमांड को सबसे ज्यादा सहारा मिलता है, जो डिमांड का टर्बो चार्ज है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो डिमांड में केक की आइसिंग है, केक के ऊपर लगाई जाने वाली आइसिंग है। केक तो दरअसल भारत में जो मध्य वर्ग की बड़ी खपत है, वहां मांस से की खपत खपत है। आगे नहीं दिख रही। और वहां महंगाई ने काफी गहरा असर किया है। महंगाई ने उन सारी चीजों की खपत को प्रभावित किया है। लोगों के खपत का तरीका बदला है। शहरों में छोटे छोटे पैकेट में सामान बिकने लगे हैं, बल्क में घरों में शॉपिंग कम हो गई है। टू व्हीलर, पहले हमने बाइक्स की सेल में गिरावट देखी, अब इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स की सेल्स में भी गिरावट दिखी है। तो अब यहां से एक बड़ी ढांचागत चुनौती दिखाई देती है कि मांग को सस्टेन कर पाना मुश्किल हो रहा है इस तिमाही में, और अगली तिमाही की नई चुनौतियां और ज्यादा होंगी, ऐसा लगता है। सर, अब ये माने आरबीआई यहाँ पर अगर उसका अनुमान सटीक था, जैसा आपने कहा कि ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा करीब से आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को समझा, तो आरबीआई ने ये माना है कि अगला जो ये मौजूदा तिमाही है जिसमें हम चल रहे हैं, एक महीना आज आखिरी महीना शुरू हुआ है, यहाँ भी बहुत अच्छी ग्रोथ के अनुमान नहीं दिए। तो क्या 7% ग्रोथ इस साल अब नहीं हासिल हो पाएगी? हाँ, सरकार ने आश्चर्यजनक रूप से शुभम 7% का टारगेट बनाकर रखा। अगर आप कैलकुलेशन करें, आप आंकड़े लगाएं, आप किसी भी तरफ से जोड़ने की घटाने की कोशिश करें, थोड़े ज्यादा उदार हो जाएं, थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं कि 13.5%, फिर 6.5%, और उसके बाद 4.4%, उसके बाद नीचे आ जाए, हर स्थिति में अगली तिमाही में 5% से ऊपर 5.2% के आसपास की आर्थिक विकास दर चाहिए होगी लास्ट क्वार्टर में, लास्ट तिमाही में, जहां हमें महंगाई का, खाद्य महंगाई का और ज्यादा बड़ा असर दिखाई दे रहा है। जहां हमें इस बात का भी असर दिखाई दे रहा है कि जो टूटती गिरती हुई मांग है, उसमें जो हिस्से त्योहारी मौसम में भी थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर रहे थे, वो हिस्से भी अब धीमे पड़ना शुरू होंगे। तो सरकार अगर 7% का आकलन रख रही है और उसे समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है, तो शायद इस आकलन की वजह ये होगी कि चूंकि सरकारें आमतौर पर साल के आखिरी 3 महीनों में खर्च करती हैं, और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, वो अगर अगली आखिरी तिमाही में थोड़ा तेजी से बढ़ता है, तो शायद एक्सपेंडिचर साइड से जीडीपी को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में इस साल 7% की आर्थिक विकास दर मिलने की संभावना नहीं दिखती मौजूदा आंकड़ों में, जब तक कि आखिरी तिमाही में कोई ग्रोथ का बड़ा चमत्कार ना हो जाए, क्योंकि आखिरी तिमाही में फिर बहुत ज्यादा तेज रिकवरी चाहिए होगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए होगी, डिमांड चाहिए होगी, वो नहीं दिख रही है। और दूसरी एक और चीज है कि जो साल की आखिरी तिमाही होती है, उसके बाद कृषि उत्पादन या रबी के फसल के उत्पादन के आंकड़े आना शुरू होते हैं। आमतौर पर मार्च और अप्रैल में बिक्री होती है, तो आखिरी तिमाही का हिस्सा जो है वो खरीफ की फसल को समेट कर खत्म होता है, तीसरी तिमाही का हिस्सा। तो आखिरी तिमाही की मांग पूरी तरह उद्योगों पर निर्भर होती है, उपभोक्ताओं पर निर्भर होती है। तो अभी कंज्यूमर्स की तरफ से ऐसा कोई उत्साह नहीं दिख रहा है सेंटिमेंट के तौर पर या मार्केट में डिमांड के तौर पर। इसलिए 7% को लेकर बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं, और आंकड़े भी अगर आप देखो तो ऐसा नहीं लगता है कि भारत की आर्थिक विकास दर इस साल 22-23 में 7% का आंकड़ा छू पाएगी। वो 6.5% के आसपास के रेंज में ही रहेगी, और ये अगले साल के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे कह चुका है कि अगले साल भारत की आर्थिक विकास दर 3 साल में लोएस्ट रहेगी। क्योंकि अगर अगले साल आर्थिक विकास दर 6% के आसपास रहती है, 6% से नीचे रहती, तो यहां से उठाने में बहुत हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। यहां से सरकार को, उद्योग को, निवेशकों को बहुत ताकत लगानी पड़ेगी यहां से उठाकर ऊपर लाने में आर्थिक विकास दर को। बिल्कुल, 7% दर हासिल करनी है तो आपको आखिरी क्वार्टर, मौजूदा क्वार्टर में 5.2% कम से कम आर्थिक विकास दर चाहिए, तभी आप ये 7% के आसपास पहुंच पाएंगे। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस बार मार्च के दौरान गर्मी ज़्यादा पड़ सकती है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने की आशंका है। मार्च में गर्मी पड़ने से गेहूं और रबी, अन्य जो फसलें हैं रबी की, उन पर असर पड़ सकता है। उसकी वजह से कृषि ग्रोथ खराब रहेगी। मौसम विभाग ने अप्रैल और मई के दौरान भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान लगाया है। इसका असर आगे चलकर खरीफ फसलों पर भी पड़ सकता है। सर, ये पूरा साल गेहूं की महंगाई से जूझते हो गया। आपको लगता है कि जिस तरीके से मौसम संकेत दे रहा है, जैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं, खाद्य महंगाई अगले वित्त वर्ष में भी चुनौती बनकर उभर सकती है?
हाँ, और मौसम को लेकर हम लोग लगातार मनी सेंट्रल में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या असर है, और जिस बात की संभावना जनवरी से दिखने लगी थी, इनफैक्ट दिसंबर से इस बात की संभावना आने लगी थी कि इस साल मार्च और अप्रैल के महीनों में गर्मी ज्यादा होगी या दिखेगी, उस वो आकलन अब भारत का मौसम विभाग भी देने लगा है। उस इसकी वजह ये कि यहाँ से मानसून के लिए चुनौतियां शुरू होती हैं अगले साल, क्योंकि अगर तापमान बढ़ना मार्च से शुरू होता है और मई में गर्मियां सामान्य से ज्यादा गर्म होती है, तो इस साल पूरा फसल का चक्र प्रभावित होगा। और वही वो खाद्य महंगाई है जो अभी पहले ही, मतलब थोड़ी सी राहत हमने नवंबर दिसंबर के महीनों में देखी थी, उसके बाद जनवरी और फरवरी में खाद्य महंगाई ने वापसी की और बहुत ताकत के साथ वापसी की, और वो भी खासतौर से उस समय वापसी की है जबकि नई फसल दरवाजे पर खड़ी है या मंडियों में पहुंचने वाली है। तो मौसम इस साल सबसे बड़ी चुनौती है। मौसम इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शायद सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। जो रबी की आती हुई फसल को, रबी की फसल जो कटने को तैयार है या बाजार में आने वाली, उस उपज को तो प्रभावित कर ही रहा है, उसने मानसून की संभावनाओं पर भी एक किस्म से आशंकाएं और सवाल उठा दिए। आमतौर पर होता ऐसा है कि जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो उद्योग, बाजार, निवेशक, ये सब थोड़े अपने निवेश के कार्यक्रम रोकते हैं, अपनी संभावनाओं के आधार पर अपनी अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी रोकते हैं। इसलिए क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियों में हमें जो पूरी आर्थिक गतिविधियां हैं वो ज्यादा अनिश्चितता से भर जाती है, और उस स्थिति में जो नया निवेश होता है, नई खरीद होती है, वो रुकती है। और इसलिए केवल ये मामला कृषि या खाद्य अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ ये नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो मानसून की कमजोरी या एल निनो के कारण एफएमसीजी कंपनियां भी उतनी ही परेशान है। स्टॉक मार्केट में वो कंपनियां जिनके जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कृषि अर्थव्यवस्था में अपने सामान बेचती हैं, उनमें भी उतनी ही बेचैनी है जितनी बेचैनी खाद्य अर्थव्यवस्था को करीब से देखने वालों में। ग्रोथ की राह में महंगाई बड़ी रुकावट बनी हुई है और आने वाले दिनों में ये रुकावट और बड़ी हो सकती है। सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। घरेलू सिलेंडर का दाम 50 रुपये बढ़ा दिया है और कॉमर्शियल सिलेंडर तो 350 रुपये महंगा हो गया है। महंगाई को घटाने के लिए रिजर्व बैंक लगातार कर्ज महंगा कर रहा है और महंगे कर्ज के वजह से ग्रोथ पर असर पड़ रहा है। सर, यहाँ एक सवाल ये बड़ा बुनियादी है कि जुलाई के बाद से घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए थे, तो अब अचानक क्यों बढ़ाए गए? एक महीना रह गया था इस वित्त वर्ष में, अभी तो कच्चे तेल की कीमतों में भी कोई खास तेजी नहीं थी, तो उसके बाद ये सिलेंडर के प्राइस में रिवीजन, ऐसा क्यों? हाँ, और बड़ा रिवीजन है। अगर आप कमर्शियल सिलेंडर में देखें तो 350 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी है और घरेलू सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी। बात बिल्कुल सही है कि कच्चे तेल की कीमतों में हमने दिसंबर के बाद से कोई बहुत बड़ा अपवर्ड मूवमेंट नहीं देखा। ऐसा मूवमेंट नहीं देखा कि कच्चे तेल की कीमतों ने $90-95 का स्तर पार किया। हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं आई, $80-82 से लेकर $90 के बीच की कीमतें रही हैं। और इससे पहले जब कच्चे तेल की कीमतें काफी ऊंची थी, तब से की तुलना में एलपीजी की कीमतें बढ़ाने का कोई अंतरराष्ट्रीय कारण नहीं दिखता। तो कारण इसमें दो समझ में आ रहे हैं, क्योंकि भारत में जीडीपी के आंकड़ों से ठीक एक दिन पहले फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े भी आए, जो राजकोषीय घाटे के आंकड़े थे। उनकी रोशनी में अगर आप देखें तो सरकार के बजट पर इस साल गहरा दबाव है खर्च को लेकर और राजकोषीय घाटे को कम करने को लेकर। अब शायद चलते चलते जाते जाते अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष के आखिर में सरकार तेल कंपनियों को जो साल के बचे हुए घाटे हैं उनको पूरा करने के लिए एलपीजी की कीमतें बढ़ाने का मौका दे रही है। हमें याद रखना होगा कि पिछले साल यानी इस साल के जाते हुए साल के वित्त वर्ष में सरकार को 21 से 22 हजार करोड़ रुपए की मदद तेल कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर देनी पड़ी है। तो अगर आने वाले समय में तेल कंपनियों को और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी साल के आखिर में आते आते, वित्त वर्ष के अंत में आते आते, तो वो दे पाने की स्थिति शायद सरकार के बजट में अब नहीं है। और इसलिए उस नुकसान को पूरा करने के लिए अचानक तेल कंपनियों को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाने के लिए कहा गया। बढ़ोतरी काफी है, 50 रुपए की बढ़ोतरी है, और इसका असर हमें महंगाई के सूचकांक पर सीधा दिखाई देगा। क्योंकि अभी तक अगर आप शुभम देखें तो पेट्रोलियम पदार्थों का सूचकांक ऊंचा तो था, पर इसमें बढ़ोतरी नहीं थी बहुत ज्यादा। जिस ऊंचाई पर दहाई के अंकों में बना हुआ था, चाहे आप थोक महंगाई के आंकड़ों में देखें या खुदरा महंगाई के आंकड़ों में देखें, लेकिन अब एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद हमें वहां पर असर इसका दिखाई देने लगे। चलिए, बात हो गई आर्थिक विकास दर की, बात हो गई महंगाई की, अब बात करते हैं ब्याज दरों की। लेकिन ब्याज दरों के संकेत पकड़ते हैं सीधे अमेरिका से। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व पॉलिसी दरों को बढ़ाकर 6% तक पहुंचा सकता है। सोचिए, अमेरिका जहां पर 0% पर कर्ज मिलता था, ब्याज दरें 0 और 0.25 की बात होती थी, वहां भी आशंकाएं आने लगी हैं कि 6% वहां की नीतिगत दर हो जाएगी। अमेरिका में कर्ज की दर इस समय 4.5% से 5.25% के आसपास है, लेकिन वहां पर महंगाई
लगातार चुनौती बनी हुई है। इतना महंगा कर्ज होने के बाद भी ना तो बेरोजगारी ना ही कंज्यूमर स्पेंडिंग के आंकड़े ये संकेत दे रहे हैं कि वहाँ मंदी आ रही है। मंदी आ नहीं रही है तो महंगाई पर चुनौती लगाम लगाना आसान नहीं होगा। मांग तोड़ने के लिए अमेरिकी सेंट्रल बैंक 1 साल से कर्ज महंगा कर रहा है, लेकिन अभी तक ऐसे संकेत नहीं मिले हैं जो बता रहे हैं कि मांग में कोई कमी है। इसी वजह से अभी आशंका है कि अमेरिका में कर्ज और महंगा हो सकता है और रफ्तार भी बढ़ सकती है, ज़्यादा तीखी बढ़ोतरी आने वाले दिनों में हो सकती है। सर, अमेरिका के इन अनुमानों की रोशनी में भारत में आपको ब्याज दरों की क्या परिस्थिति बनती दिख रही है? अमेरिका में 6% अगर नीतिगत दर होगी तो भारत में इसका क्या असर होगा? हाँ, अमेरिका में 6% की नीतिगत दर का मतलब है कि डॉलर एक्सचेंज की अभूतपूर्व मजबूती 70 के दशक के बाद, 70 के दशक में जब अमेरिका में महंगाई आई थी और पाल वॉलकर अध्यक्ष थे, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे, उस दौरान जिस तरीके की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई थी उसका असर तत्काल दिखा था। ये पहला मौका है लंबे समय के बाद जब पूरा 1 साल बीत गया है और फेडरल रिजर्व महंगाई को रोकने में, मांग को कम करने में और अर्थव्यवस्था में एक इंजीनियर्ड स्लोडाउन लाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। और इसलिए अब दुनिया भर के बैंकों की या दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की दुविधा यह है कि वो किस सीमा तक जाए। भारत की स्थिति तो थोड़ी दूसरी हो चुकी है। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था में तो महंगे कर्ज के बाद भी मंदी नहीं आ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तो महंगे कर्ज के साथ अभी मंदी की स्थिति बनती दिखाई देने लगी है, क्योंकि हमने इस तिमाही के आंकड़ों पर अभी देखा, पर हमने ध्यान दिया है स्लोडाउन पे, तो आप देखिए 5% से नीचे की विकास दर है। अब अगर अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, जैसा कि बोफा का कहना है 6% तक जाएंगी, अगर 6% है तो काफी ऊंचा स्तर है। इसका असर हमें डॉलर की मजबूती के तौर पर, डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई देगा और जिसका असर रुपए पर की कीमतों पर पड़ेगा। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई को लेकर आग्रह, केंद्रीय बैंक के आग्रह काफी स्पष्ट हैं और क्लियर है कि जब तक 2% तक महंगाई की दर घटाकर नहीं लाई जाएगी, ब्याज दरों में कम में बढ़ोतरी की प्रक्रिया नहीं रोकी जाएगी। और अगर ऐसा है तो भारत को कई सारे झटकों के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को कई अलग अलग तरीकों के झटकों के लिए, जैसे अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के कारण भारत में रुपए पर दबाव बनने की संभावना, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के कारण भारत में विदेशी निवेशकों के उत्साह में, जो पहले ही कमजोर है, उस पर असर पड़ने की संभावना बनती दिखाई देगी। लेकिन ये एक बेहद अनोखी सी रोमांचक जद्दोजहद है जो पिछले 1 साल से जारी है, जिसमें केंद्रीय बैंक जो चाहते हैं अब अर्थव्यवस्था में वो हो नहीं पा रहा है। और इस चक्कर में दुनिया की बहुत सारी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो कोविड के दौरान पूरी तरह टूटी थी और उन्हें सस्ती पूंजी की जरूरत थी, उन्हें भी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही, जिसका नुकसान उनकी अर्थव्यवस्थाओं में लागत बढ़ने के तौर पर सामने आ रहा है। सर, अब टेबल पर 4 आंकड़े हैं। एक आंकड़ा है इन्फ्लेशन का, एक आंकड़ा है अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का, एक आंकड़ा है सुस्त पड़ती आर्थिक विकास दर का और एक आंकड़ा है महंगे कर्ज के कारण क्रेडिट ग्रोथ के अब मंद पड़ने का, धीमा पड़ने का। इन आंकड़ों को अगर टेबल पर रखें और आरबीआई गवर्नर सोचें तो आरबीआई गवर्नर की चुनौती कितनी बड़ी है? वो करेंगे क्या? कर्ज महंगा करेंगे तो ग्रोथ टूटेगी, क्रेडिट ग्रोथ टूटेगी, दोनों चीजें टूटेंगी। और अगर कर्ज महंगा नहीं करते तो महंगाई चिंता बन रही है, वो भी एक। तो कितनी बड़ी दुविधा होगी आरबीआई गवर्नर के लिए? अब सबसे बड़ी चुनौती भारत, अगर दुनिया में किसी बड़ी अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। जिन चीजों की तरफ आपने इशारा किया शुभम, सरकार अपना काम पूरा कर चुकी। सरकार ने अपना बजट अगले साल के लिए पेश कर दिया, ये कहते हुए पेश कर दिया कि अगले साल भारत की आर्थिक विकास दर 3 साल के न्यूनतम स्तर पर रहेगी। सरकार ने खर्च में कोई बड़ी बढ़ोतरी अगले साल के लिए नहीं की, यानी राजकोषीय घाटा जिस स्तर पर है, सरकार ने केवल कॉस्मेटिक्स चेंज किए हैं और कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की। अब भारतीय केंद्रीय बैंक को ये संभालना, समझना और इस परिस्थिति को संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भारत प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखें तो तिमाही आधार पर, जो इस तिमाही के आंकड़े और अगली तिमाही के आंकड़ों को देखें तो भारत एक शॉर्ट स्टैगफ्लेशन की स्थिति में चला गया है, जहां पर स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन साथ में 7% के आसपास की करीब महंगाई है। और भारत की तिमाही आर्थिक विकास दर आपने देखी 5% से नीचे, अगले तिमाही में भी शायद 5% से नीचे रहेगी। सालाना आधार पर भारत की आर्थिक विकास दर अगर 7% से नीचे रहती, 6-6.5% के आसपास रहती, और महंगाई दर जो 7% औसत से ऊपर रहने की संभावना है अगर यह है, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए स्टैग्फ्लेशन है। और यहीं आकर दुनिया भर के केंद्रीय बैंक एक किस्म से असमंजस में फंसकर ये तय नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना है। अब रिजर्व बैंक के जो कदम थे उससे महंगाई तो कम नहीं हो रही, लेकिन जो कर्ज की लागत थी वो बढ़ती चली जा रही और उसका असर हमें
इस अभी हाल में तिमाही कंपनियों के तिमाही नतीजा है, उसमें दिखाई दिया कि कंपनियों के ब्याज भुगतानों ने एक बड़ा हिस्सा लिया कंपनियों के खर्च में। दूसरी तरफ ये कि जो कंज्यूमर मांग थी, जो कंज्यूमर क्रेडिट था, उसमें जो बहुत हाई एंड कंज्यूमर क्रेडिट है, उसके अलावा तो नीचे के कंज्यूमर की मांग नहीं बची, क्योंकि कर्ज इतना महंगा हो गया। अब भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ निगाहें होंगी कि भारतीय रिजर्व बैंक ग्रोथ को डूबने देगा, गिरने देगा, ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता रहेगा, या वो महंगाई से लड़ाई लड़ेगा। आमतौर पर शुभम, जो केंद्रीय बैंक है वो महंगाई को लेकर हाकिश होते हैं, और ये बात अभी इस आंकड़े से पहले या भारत की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े से पहले भी रिजर्व बैंक गवर्नर ने कही है। रिजर्व बैंक ने के आकलन को अगर आप देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर के अगले 6 महीने के आकलन को देखें, तो रिजर्व बैंक शायद महंगाई से लड़ाई जारी रखेगा। और महंगाई से लड़ाई रखने का मतलब है कि अगले कम से कम 1 साल तक भारत की आर्थिक विकास दर को सस्ती पूंजी की सहायता या सस्ती पूंजी का विटामिन तो शायद ही मिल पाए, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में। और यहाँ एक बड़ा और भी बड़ी चुनौती जिस पर हमने भी हाल में चर्चा की है कि अब सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि भारत का मानसून कैसा रहने वाला है अल नीनो के असर से, क्योंकि अगर वो रहा तो फिर महंगाई की चुनौती और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मैक्रो तस्वीर है, जो बड़ी पिक्चर दिख रही है अभी, जब आप मार्च फरवरी 2023 में है, और अगर अगले 12 महीनों की तस्वीर देखें तो अगले 12 महीनों की तस्वीर अब काफी पेचीदा और उलझी हुई सी नजर आ रही है इन आंकड़ों की रोशनी। अगर महंगाई को घटाना वरीयता रहेगी, ब्याज दरें ऊंची रहेंगी, लंबे समय तक ऊंची रहेंगी, तो ये मान के चलिए आपका जो ईएमआई का बोझ बढ़ा है ये भी लंबा बढ़ेगा और आने वाले दिनों में भी और बढ़ सकता है। होम लोन की दरें अब लगभग 10% या उसके ऊपर निकलने लगी हैं। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में बढ़त जरूर देखने को मिली, लेकिन मंगलवार तक लगातार 8 कारोबारी सत्र ऐसे थे जब शेयर बाजार गिरा था। ऐसा मई 2019 के बाद पहली बार हुआ जब शेयर बाजार में इतना लंबा गिरावट का दौर रहा। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक जो है वो 4% तक टूट गए। कारण क्या थे? दुनिया भर में महंगाई की बढ़ती चुनौती और उससे निपटने के लिए महंगा होता कर्ज शेयर बाजार पर भारी पड़ रहा है। आशंका है कि भारत से लेकर दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक हैं वो फिलहाल ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रखेंगे, जिसका असर ग्रोथ पर भी पड़ रहा है। सर, बाजार के लिए अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। देखिए, मॉनसून से अगर संकेत पकड़ें वहाँ भी दिक्कतें, चिंताएं, आप एफपीआईज की सेलिंग देखें वहाँ भी। आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ एक महीनों की अगर हम बात करें तो शेयर बाजार का मूड कैसा रह सकता है? बाजार को जो 3 बड़ी चीजें चाहिए होती हैं आगे बढ़ने के लिए, और वो तीनों हिस्सों पर नेगेटिव ट्रिगर्स हैं। मैक्रो पिक्चर अगर आप देखें, अर्थव्यवस्था के बड़े आंकड़े देखें, तो मैक्रो साइड से 3 बड़े दबाव हैं जो साफ दिख रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर गिर रही है और अगले साल गिरावट की स्थिति में रहेगी। यानी डिमांड साइड से, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा डिमांड साइड से चीजें देखता है कि कंपनियों के लिए, जिन कंपनियों में लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए मांग क्या होगी, उसकी तस्वीर तो बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली दोहरी चुनौती है। डॉलर की मजबूती और रुपए पर दबाव रहेगा, जिससे विदेशी निवेशकों का सेंटीमेंट और कमजोर रहेगा। और तीसरी बड़ी चीज है कि सारी परिस्थिति में कंपनियों के नतीजे बाजार के माफिक नहीं है। अगर आप कुछ एक कंपनियों को छोड़ दें तो पिछली तिमाही के नतीजों ने बाजार को बहुत संतुष्ट नहीं किया, निराश किया। और इसके बीच जो घटनाक्रम चल रहे हैं अदानी समूह के साथ, जो बाजार के तात्कालिक सेंटीमेंट को प्रभावित करते हैं, तो तात्कालिक तौर पर भारतीय बाजार के लिए कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। तो अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि इस साल भारतीय बाजार में उतार चढ़ाव और अस्थिरता का दौर थोड़ा लंबा खिंच सकता है। कभी छोटी छोटी अवधि में तेजी दिखाई दे, लेकिन बाजार की जो अंतर्धारणा है, जो बाजार के फंडामेंटल्स है, चाहे वो कारपोरेट साइड से देखें या मैक्रो इकोनॉमी के साइड से देखें, इन्वेस्टर्स की तरफ से देखें, वो फंडामेंटल्स इस साल बाजार के मिजाज को अच्छा नहीं बता रहे। और इसीलिए ये वजह है कि बाजार में इतनी तेज गिरावट दिख रही है। या थोड़ी बहुत तेजी आती है जो कि एक किस्म की वैल्यू बाइंग होती है, और उसके बाद फिर लोग शेयर बेचकर वापस निकलते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें अपने पोर्टफोलियो को करीब से देखना होगा पूरे साल, कि उनका फंड मैनेजर सही ढंग से उनके पोर्टफोलियो का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव और अस्थिरता लंबी चल सकती है। इस साल मौजूदा आंकड़े हमें ये बता रहे हैं। चलिए, अब रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर का। दिन की सबसे बड़ी खबर आज फिर एक बार अदानी समूह इसलिए है क्योंकि आज समूह से जुड़ी 2 बड़ी खबरें फिर आई। हम खबरों पर बढ़ें उससे पहले आपको बताएं कि आज शेयर बाजार अदानी समूह की कंपनियों के लिए कैसा रहा। चारों तरफ हरियाली थी। 10 की 10 कंपनियां तेज थीं।
अपर सर्किट था अदानी ग्रीन में, अपर सर्किट था अदानी पावर में, अपर सर्किट था अदानी टोटल में, अपर सर्किट था अदानी ट्रांसमिशन में, अदानी विलमेर में और एनडीटीवी में। 6-7 कंपनियां ऐसी जिनमें अपर सर्किट लगे हैं। अदानी एंटरप्राइजेज जो फ्लैगशिप कंपनी है आज फिर 14% से ज़्यादा बढ़ी। सोचिए 2 दिन में इस शेयर ने करीब करीब 25 से 30% की उछाल देखी है। एसीसी आज 2% से ज़्यादा ऊपर और अंबुजा सीमेंट भी 3% से ज़्यादा ऊपर दिखा। इस हरियाली के पीछे, इस तेजी के पीछे, इस खरीदारी के पीछे क्या वजह है, ये जानेंगे समझेंगे। लेकिन पहले आपको बताएं कि आज 2 खबरें जो अदानी समूह की तरफ से आई। पहली खबर ये थी कि रिजर्व बैंक ने अदानी समूह की निगरानी और बढ़ा दी। कल हमने आपको बताया था कि अब निगरानी बढ़ गई है। कल बात बैंकों तक थी, आज बात एनबीएफसीज तक पहुंच गई है, यानी कि गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों तक। अदानी समूह को आपने कितना कर्ज दे रखा है, ये आरबीआई ने एनबीएफसी से पूछा है और ये कहा है कि आप अब तक दिए गए कर्ज की पूरी डिटेल साझा करें। इससे पहले बैंकों से अदानी ग्रुप पर कर्ज पर साप्ताहिक अपडेट देने के लिए भी कहा गया था। कुल करीब 40% टोटल कर्ज में हिस्सेदारी है बैंकों की। एक खबर जो आई वो ये आई कि आरबीआई ने एनबीएफसी से भी निगरानी बढ़ाने को कहा है और ये कहा है कि पहले आपने कितना कर्ज दे रखा है इसकी डिटेल लेकर आइए। दूसरी खबर ये थी कि अदानी समूह को कुछ नए कर्ज मिलने की उम्मीद जग रही है। कुछ ऐसे संकेत मिले हैं, कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि अदानी समूह को कुछ नए कर्ज मिल सकते हैं। एक खबर आई कि ग्रुप की जो कंपनी है अदानी ग्रीन के 75 करोड़ रुपए के बॉन्ड पेमेंट अगले साल सितंबर होने हैं। ये बड़ी चिंता थी। इस बीच खबर यह आई कि 80 करोड़ डॉलर के नए कर्ज की गारंटी मिल गई है। अगले 4-5 दिनों में ये शर्तें तय हो जाएंगी कि किन शर्तों पर ये कर्ज मिलेगा। एक खबर और थी जो ग्रुप की तरफ से बताई गई, एक रॉयटर्स एजेंसी की तरफ से ये खबर प्रकाशित की गई। ये कहा गया कि 3 अरब डॉलर का बड़ा कर्ज मिल सकता है। कहां से मिल सकता है, अंशुमान जी से पूछेंगे कौन दे सकता है ये कर्ज। और ये भी बोला गया है कि ये 3 अरब डॉलर स्ट्रेच होकर 5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ये 2 खबरें आज थी, एक नया कर्ज मिलने की उम्मीद और दूसरा निगरानी। पहले बात करते हैं निगरानी की। सर, एनबीएफसीज तक अब ये बात आ गई है। अब आरबीआई एनबीएफसीज से ये जो पूरी डिटेल मांग रहा है कि आपने कितना कर्ज दे रखा है, बैंकों तक बात थी, अभी एनबीएफसीज तक क्यों आ रही है? अब एनबीएफसीज ये बड़े फाइनेंसर हैं। एनबीएफसीज ने 2 तरह से अडानी समूह को फाइनेंस किया है, या तो अनसिक्योर्ड लोन होंगे एनबीएफसीज के जो दिए गए होंगे, एनबीएफसीज अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। दूसरा, एनबीएफसीज ने भी शेयर के अगेंस्ट लोन दिया होगा, क्योंकि भारत की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां अंततः बैंकों से ही फाइनेंस होती हैं। बैंक उनको कर्ज देते हैं या उनके बॉन्ड्स में बैंक निवेश करते हैं। तो जो सिस्टमिक चैलेंज है पूरे कर्ज सिस्टम के लिए, करीब करीब अदानी समूह के टोटल कर्ज में 40% हिस्सेदारी भारतीय निजी और सरकारी बैंकों की है। तो रिजर्व बैंक की निगरानी अगले चरण पर पहुंच रही है, जहां वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अडानी समूह के कर्ज की परिस्थिति क्या है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों इसलिए है क्योंकि इस खबर का इस निगरानी का जो झलक है वो हमको दूसरी खबर में दिखाई देती। पिछले 15 दिन से अडानी समूह पूरी ताकत के साथ हर तरह से जो अपने कर्ज देने वाले लोग हैं उन्हें संभालने की, उनमें भरोसा जगाने की कोशिश कर रहा है कि कंपनी के पास पैसा है, वो कहीं से व्यवस्था करेगी, लेकिन कर्ज चुकाने में चूकेगी नहीं। आरबीआई को लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को, बॉन्ड होल्डर्स को, जिनके दबाव ज्यादा होते हैं, उनके कर्ज चुकाने की परिस्थिति में भारतीय बैंकों के कर्ज की परिस्थिति पर भी करीब से निगाह रखी जानी चाहिए, और इसलिए भारतीय बैंकों के साथ एनबीएफसी के कर्ज पर भी निगरानी हो रही है। भारतीय बैंकों ने खुलकर भी कुछ नहीं कहा है, लेकिन रिजर्व बैंक की निगरानी बताती है कि शायद अब यहां से आने वाले 4-5 महीनों में अदानी समूह के पास कितना पैसा है, कितने रेवेन्यूज हैं, उनकी कर्ज चुकाने की क्षमता कितनी है, इस पर लगातार पड़ताल और निगरानी होती रहेगी। इस बीच में कुछ और भी खबरें थी। कुछ एजेंसियों ने अडानी समूह की जो शेल कंपनियां काम कर रही हैं विदेश में, उनके कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए। कुछ और मीडिया में इस तरीके की खबरें थी कि जो शेल कंपनियां हैं उनके नए तरीके के कारोबारों के विस्तार का भी पता चला है। लेकिन फिलहाल भारतीय नियामकों ने उन कंपनियों को लेकर कुछ स्पष्ट रूप से अभी तक किसी जांच या की घोषणा नहीं की है। जो सबसे तेजी से बड़ी पहल दिख रही है वो बैंकों के कर्ज को लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से दिखाई दे। सर, दूसरा सवाल मेरा नए कर्ज को लेकर थे। नए कर्ज से क्या जो कर्ज समस्या पूरी है, जो सबसे बड़ी समस्या मानी जा रही है अदानी समूह के लिए, भारी भरकम कर्ज, क्या उसका हल निकल आएगा? ये कर्ज के लिए कर्ज लेने जैसी स्थिति है, और यही परिस्थिति आप ये मान सकते हैं कि अडानी समूह
तात्कालिक तौर पर इस व्यवस्था के जरिए बाजार में उत्साह भरने में या अपने शेयरों की कीमतों में बढ़ोतरी कराने में सफल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अडानी समूह ने कर्ज को के लिए व्यवस्था करने की कोशिशें की हैं, हमने उसी के समानांतर भारतीय बाजार में स्टॉक मार्केट में अडानी समूह के शेयरों में तेजी देखी। लेकिन अगर आप मूल समस्या पर जाए, जो कि पिछले साल जहां से ये समस्या शुरू हुई थी, वो अडानी समूह का विराट कर्ज था, जो भारत की जीडीपी का 1.14% के आसपास है। अभी जो संभावना दिख रही है, अभी जो कोशिश दिख रही है अडानी समूह के मैनेजमेंट के ऑफिसर्स सिंगापुर में, हांगकांग में ग्लोबल इन्वेस्टर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका निवेश है वो सुरक्षित है और उसे चुकाने के लिए उनके पास संसाधन है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार इस तरीके की परिस्थिति बनी जब दो ऐसे काम हुए जिससे अडानी समूह ने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज की व्यवस्था की। पहली व्यवस्था ये हुई, जैसा शुभम ने आपको बताया, कि अडानी ग्रीन के एक बॉन्ड को रिसिक्योर किया गया, यानी उसके भुगतान को रिस्ट्रक्चर करने के लिए बॉन्ड होल्डर्स को कुछ समय बाद भुगतान करने जैसी व्यवस्था तय की गई। स्पष्ट डिटेल अभी नहीं मालूम है क्योंकि इसकी शर्तों पर बात चल रही है, लेकिन जो संकेत है ऐसी परिस्थितियों में जब बॉन्ड होल्डर्स के साथ कोई कंपनी भुगतान को टालने की कोशिश करती है तो या तो ज्यादा ब्याज देती है या किसी तरीके की रिस्ट्रक्चरिंग करती है, उस पर बात चल रही। और दूसरा ये खबर आई कि अडानी समूह $3 बिलियन की क्रेडिट लाइन लेने की कोशिश कर रहा है एक सॉवरेन वेल्थ फंड से। आमतौर पर सॉवरेन वेल्थ फंड ही ऐसी परिस्थिति में निवेश की मदद करते हैं, क्योंकि जब साख की समस्या हो, ग्लोबल बैंकों से कर्ज मिल चुका हो अधिकतम और वो बैंक अपने कर्ज की पुनर्गठन की मांग कर रहे हो, तब अडानी समूह या इस अडानी समूह जैसे समूहों के पास यह रास्ता होता है कि वो किसी सॉवरेन वेल्थ फंड के पास जाकर कर्ज लें। तात्कालिक तौर पर यह हो सकता है, लेकिन ये कर्ज चुकाने के लिए ही कर्ज लिया जा रहा है, क्योंकि जो ताजी देनदारी है वो माना जा रहा है कि करीब $790 बिलियन डॉलर का भुगतान जो शेयरों के अगेंस्ट में लोन लिया गया है वो करना है, तो तुरंत अभी अडानी समूह को। तो ये जो कर्ज के लिए कर्ज लेने की व्यवस्था है, ये नए क्रेडिट लाइन लेने की व्यवस्था है, आमतौर पर ये चुनौती शायद तात्कालिक तौर पर हल करे, पर लंबे समय के लिए ये चुनौती बढ़ाएगी अडानी समूह को अभी फिलहाल। लेकिन वो बात जो हम लोग लगातार शुभम मनी सेंट्रल में पहले दिन से कह रहे हैं कि अडानी समूह की समस्या उसका स्टॉक मार्केट है ही नहीं, उसका डेट है, उसका कर्ज है। तो अब कर्ज ही सबसे बड़ी बेचैनी है, कितना सफल होंगे, ये जोखिम कितना काम आएगा नया कर्ज लेने के लिए, और इस कर्ज के लिए कर्ज लेने के बाद दुनिया के बाकी बॉन्ड होल्डर्स, बाकी निवेशक या जिन्होंने अडानी समूह को कर्ज दे रखा है, बैंकों ने कर्ज दे रखा है, वो किस तरीके का नजरिया बनाएंगे अडानी समूह की साख को लेकर। क्योंकि अब अभी तक जिस कर्ज को लिया गया था उसके पीछे रेवेन्यू मॉडल्स थे, उसके पीछे ये संभावना थी कि अडानी समूह की परियोजनाएं कमाएंगी और उस कमाने से जो रिटर्न आएगा उस रिटर्न से कर चुकाया जाएगा। लेकिन अब क्रेडिट लाइन सिक्योर करने की कोशिश की जा रही। ये बदली हुई रणनीति बाजार को किस तरह से असर करेगी, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक या जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वो इस पे क्या नजरिया लेंगे, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन अगले 15-20 दिन तक, एक महीने तक, बल्कि हम ये कहें कि अगले पूरे एक साल तक आप अडानी समूह से में काफी जद्दोजहद देखेंगे, कर्ज को चुकाने, कर्ज का भुगतान टालने, कर्ज को कम करने, इसी के आसपास सारी कोशिशें बनी रहेंगी, क्योंकि मर्ज तो कर्ज ही है, कहीं से ये सारी समस्या शुरू हुई है। और देखना यही होगा, जैसा अंशुमान जी ने कहा, कि कर्ज नया लेकर आप अगर पुराना कर्ज उतारते हैं तो क्या निवेशकों में, बैंकों में, रेटिंग एजेंसियों में, अपने बॉन्ड होल्डर्स में भरोसा जगा पाएंगे, उनका भरोसा लौट पाएगा, यही देखने वाली बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ खबरें मनी सेंट्रल झटपट में। कर्ज के बोझ में दबी कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड बैंकों को अपना रिवाइवल प्लान सौंपने में असफल रही, जिसके बाद बैंक तय करेंगे कि कंपनी के साथ अब क्या करना है। माना जा रहा है कि अब आईबीसी के जरिए बैंक फ्यूचर रिटेल को दिया कर्ज वसूलेंगे। फ्यूचर रिटेल को 20 फरवरी तक अपना रिवाइवल प्लान सौंपना था, लेकिन कंपनी अपनी योजना नहीं सौंप पाई। यूएस की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के शेयर धारकों ने कंपनी के सीईओ एलन मस्क पर केस कर दिया है। शेयर होल्डर्स का आरोप है कि मस्क ने टेस्ला के ऑटो पायलट फीचर को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, जिस वजह से टेस्ला गाड़ियों में दुर्घटना होने का खतरा ज़्यादा है। एक और खबर टेलीकॉम सेक्टर से। टेलीकॉम कारोबार में कमाई की ग्रोथ के मामले में भारतीय एयरटेल ने रिलायंस जियो को लगातार दूसरी तिमाही में पछाड़ा है। दिसंबर तिमाही के दौरान एयरटेल ने कुछ सर्किल में अपने मोबाइल टैरिफ महंगे किए थे, जिस वजह से एयरटेल की कमाई बढ़ी है। दिसंबर तिमाही के दौरान टेलीकॉम बाजार के रेवेन्यू मार्केट में एयरटेल की हिस्सेदारी 36.2% रही। इसमें 26 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ दर्ज की गई। इस दौरान रिलायंस जियो के रेवेन्यू में हिस्सेदारी जो है वो 41% से ज़्यादा रही, लेकिन उसमें ग्रोथ 11.2% दर्ज की गई। सर, आपकी कोई टिप्पणी इन झटपट खबरों पर?
फ्यूचर रिटेल का घटनाक्रम थोड़ा महत्वपूर्ण है। फ्यूचर रिटेल में ने पिछले 3-4 साल में काफी सुर्खियां बटोरी। कुछ सुर्खियां पहले रिलायंस ग्रुप और अमेजन के बीच इस कंपनी पे अधिग्रहण को लेकर थी, पर अंततः अमेजन ने भी अपना दावा छोड़ दिया और रिलायंस समूह ने भी अपना दावा छोड़ दिया। अब कंपनी के को कर्ज देने वाले बैंक जो है वो उसकी संपत्तियों से कर्ज वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रास्ता निकलता नहीं दिखाई दे रहा। आज जो खबरें आ रही है, जो इस तरीके के संकेत आ रहे हैं कि क्या इस कंपनी को दिवालिया घोषित किया जाएगा, क्या कंपनी बैंक्रप्सी कोर्ट की तरफ जाएगी। अब जो लग रहा है फ्यूचर रिटेल के साथ, जो कर्ज में डूबी हुई कंपनी है, इसके साथ ऐसा लग रहा है कि मामला बैंक्रप्सी कोर्ट में आईबीसी अदालत तक पहुंचेगा। फ्यूचर रिटेल की स्टोरी भी, कहानी भी भारतीय बाजार के लिए एक किस्म के सबक के तरीके से है। भारत में ऑर्गेनाइज रिटेल की शुरुआत करने वाली भारत की पहली कंपनी अब इस स्थिति में है कि वो दिवालियापन अदालत की तरफ बढ़ रही है और बैंकर्स उससे पैसा वसूलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो दो बड़े दावेदार थे जो फ्यूचर रिटेल्स का अधिग्रहण करना चाहते थे, अंबानी समूह और अमेजन, जिनके बीच में अदालतों में एक लंबी लड़ाई चली थी, उनकी तरफ से इस कंपनी को लेकर किसी योजना का या अधिग्रहण की या नई बोली लगाने की का कोई संकेत नहीं दिया गया। लेकिन शायद शुभम ये हो सकता है कि अगर ये कंपनी आईबीसी में जाती है और वहां इस पर सुनवाई शुरू होती है, तो कोई बड़ा समूह सामने आकर वहां वापस इसे खरीदने की कोशिश करे, जैसा कि हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनियों को आईबीसी में जाकर ग्राहक मिल गए हैं। ऐसी स्थिति फ्यूचर रिटेल के लिए शायद आईबीसी में पहुंचने पर बन सकती है। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल शाम को 7 बजे फिर लेकर आऊंगा मनी सेंट्रल, लेकिन आपको कल दोपहर 2 बजे हेलो मनी 9 में भी जुड़ना है। कल का शो बड़ा खास है। क्यों खास है? क्योंकि अब आप इस वित्त वर्ष के आखिरी महीने में आ गए हैं। सिर्फ 1 महीना बचा है। अगर आपको इस वित्त वर्ष में कोई टैक्स प्लानिंग करनी है, उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, कोई खर्च करना है, तो ये आखिरी महीना है। इसके बाद नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। कल हमारे खास एक्सपर्ट सुधीर कौशिक आपके साथ जुड़ेंगे। वो आपको बताएंगे कि आप 1 महीने में फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, पूरे साल का काम 1 महीने में कैसे किया जाए। 9311211874 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपकी बात कराएंगे अपने खास एक्सपर्ट सुधीर कौशिक जी से। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।